दोस्तों जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम जबलपुर संभाग को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, जबलपुर संभाग के अंतर्गत पहले 8 जिले आते थे। जबलपुर संभाग के अंतर्गत पहले 8 जिले आते थे, लेकिन छिंदवाड़ा जिले को टुकड़ा करके, छिंदवाड़ा जिले से ही टुकड़ा करके यहाँ से एक जिला बना है पांडुरना, है ना। इसके आधे हिस्से को बना दिया पांडुरना और 2 जिले बने हैं दोस्तों, एक दूसरा जुन्नार देव। छिंदवाड़ा के ही 2 टुकड़े करे गए हैं, तो छिंदवाड़ा के 2 टुकड़े करके एक को बना दिया गया पांडुरना, तो वो भी मैं इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। जुन्नार देव के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो मैं ये बता रहा था कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 नहीं, अब इसको मिला के हो जाएंगे 10 जिले। जबलपुर संभाग के अंतर्गत 10 जिले आते हैं दोस्तों। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर ये 3 लेक्चर का वीडियो डाल चुका हूं, यानी 3 जिलों का, जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर का वीडियो डाल चुका हूं दोस्तों। इस लेक्चर में मैं छिंदवाड़ा जिला को डिस्कस करूंगा, पांडुरना जिला डिस्कस करूंगा, जुन्नार देव, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी सारा डिस्कस कर लूंगा दोस्तों। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं। वहां मैंने मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग है, मध्य प्रदेश में कितने 10 संभाग है, 10 संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं वो सारे मैंने डिटेल में डिस्क्राइब एवं डिस्कस किए हैं दोस्तों। जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है और भविष्य में आगे भी पूछी जाती रहेगी, वो सारा बताने की कोशिश किया हूं। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा, समझाया जा रहा लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आएंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करें। आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। तो छिंदवाड़ा के बारे में आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है छिंदवाड़ा, है ना। इस क्षेत्र में छींद के पेड़, काय के पेड़, छींद को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, ताड़, है ना। छींद को ही क्या बोलते हैं, ताड़। तो छींद के पेड़ के यानी छींद के पेड़ बहुतायत में हैं, इसलिए इसका नाम उसी से छिंदवाड़ा पड़ा है। इसी से उसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा है। एक समय शेरों की यहाँ पे बहुतायत थी दोस्तों, है ना। छिंदवाड़ा में शेरों की बहुतायत थी, इसीलिए इसे सिंहवाड़ा भी कहा जाता है। इसीलिए इसे सिंहवाड़ा भी कहा जाता है, ये याद रखना है। इसीलिए इसे सिंहवाड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए यहाँ पे, इसका प्राचीन नाम क्या है, नीलकंठी। इसका प्राचीन नाम नीलकंठी मिलता है दोस्तों। राष्ट्रकूटों का शासन भी रहा है यहाँ पे, और नीलकंठ इसका प्राचीन नाम मिलता है। यानी नीलकंठ नाम का एक गांव था, तो इसका प्राचीन नाम मिलता है नीलकंठ। और यहाँ पे प्राचीन काल में राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। छिंदवाड़ा में राष्ट्रकूटों का शासन था, है ना। ये 2 फैक्ट समझने लायक के। उसके बाद अगला फैक्ट है, मोहनखेड़ा में देवगढ़ का किला। मोहनखेड़ा में देवगढ़ का किला है दोस्तों। गोंड राजाओं की शानदार विरासत रही है देवगढ़। तो वहीं पे गोंड राजाओं ने देवगढ़ का किला राजा जाटव ने बनवाया था दोस्तों। राजा जाटव ने देवगढ़ का किला बनवाया था। क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि देवगढ़ का किला कहां पर है, तो देवगढ़ का किला कहां पर है, ये मोहनखेड़ा, वहां पर जगह का नाम मोहनखेड़ा में देवगढ़ का किला है, जिसका निर्माण राजा जाटव ने करवाया था। 16वीं सदी में गोंड राजा जाटव ने इसका निर्माण करवाया था, इतना याद रखना है। अगला फैक्ट है, औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था दोस्तों। देवगढ़ का नाम बदलकर, है ना, औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। यह भी याद रखना है थोड़ा परीक्षा के हिसाब से। 1691 की बात है। उसके बाद अगला फैक्ट है, 1773 में देवगढ़ को रघुजी घोसले ने मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था दोस्तों। तो ये रघुजी घोसले कौन थे, तो रघुजी घोसले प्रथम के नाम से जाना जाता था इनको। रघुजी घोसले नहीं है, भोंसले। रघुजी भोसले प्रथम के नाम से जाना जाता था। नागपुर में भोसला शासकों के प्रथम शासक थे। भोसले शासकों में प्रथम शासक थे। उन्होंने देवगढ़ को मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था 1773 में। ये सामने की कहानी आपको समझ में आ गई थोड़ी सी। अब देखते हैं अपन थोड़ी सी जान इसकी भौगोलिक स्थिति। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। था दोस्तों, था, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इसी से ही छिंदवाड़ा से ही अलग करके पांडुरना जिला बना दिया गया। तो पांडुरना जिला अलग हो गया। तो पहले क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा था। तो छिंदवाड़ा जिले के 2 टुकड़े करके 2 नए जिले बने हैं दोस्तों। एक का नाम क्या है, एक का नाम है क्या, पांडुरना, और दूसरे का नाम है जुन्नार देव। ये 2 टुकड़े हो गए छिंदवाड़ा के, तो ये छोटा हो गया दोस्तों। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला है शिवपुरी। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है सागर। ये 2 जिले हैं दोस्तों। शिवपुरी का नंबर लगेगा, समझ में आ गया होगा ये।
अगला फैक्ट है, छिंदवाड़ा शहर बोदरी नदी के किनारे स्थित है। बोदरी नदी, तो दोस्तों बोदरी नदी क्या है? तो बोदरी नदी यहाँ की एक छोटी नदी है जो दोस्तों जो देश की मुख्य नदी नाले के रूप में तब्दील हो गई है। ये एक प्रकार का नाला है, छिंदवाड़ा जिले के किनारे से जाता है, नाला है, पहले नदी थी लेकिन ये नालों में तब्दील हो गई है। सब यहाँ पे प्रदूषण के कारण नालों में तब्दील हो गई है। तो एक छोटी नदी है, लेकिन अपने को तो पता होना कि ये बोदरी नदी कहाँ से, कभी क्वेश्चन आ सकता है छिंदवाड़ा शहर किसके किनारे बसा हुआ है, तो बोदरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये याद रखना है, बोदरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपको पूछा जाता है कि छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा किसे नदी को कहा जाता है, तो नदी का नाम है कुलबहारा नदी। कुलबहारा नदी को छिंदवाड़ा जिले की लाइफलाइन बोलते हैं, या फिर कुलबहारा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है, ये याद रखना है। इस जिले से उद्गमित नदियों को देखेंगे अपन, दूधी नदी दोस्तों, दूधी नदी यहीं से निकलती है, दूधी नदी यहीं से निकलती है दोस्तों, है ना। दूधी नदी है, एक दूधी नाम की नदी है, तो इंपॉर्टेंट है ये दूधी नदी। तो दूधी नदी जो है ये छिंदवाड़ा में बहने वाली नदी है एक, और दूधी नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, याद रखना है। पेंच नदी दोस्तों ये दक्षिण की ओर बहती है ना, और वर्धा नदी में जाके मिल जाती है। दूधी नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, और पेंच नदी जो है, पेंच नदी ये महाराष्ट्र में कान्हन नदी में जाके मिल जाती है, कान्हन नदी में जाके मिल जाती है पेंच नदी। इसके अलावा बोधरी नदी जो है, बोधरी नदी जो है ये कुलबेहरा की सहायक नदी है। मैंने बताया था अभी कुलबेहरा की सहायक नदी है बोधरी नदी, है ना। इसके अलावा कान्हन नदी इंपॉर्टेंट है। कान्हन नदी जो है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में जाती है, और वैनगंगा नदी में जाके मिल जाती है। कान्हन नदी वैनगंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसके अलावा एक और नदी है जाम नदी दोस्तों। जाम नदी जो है ये बैतूल जिले से निकलती है और कान्हन नदी में मिल जाती है। बैतूल जिले से निकलती है और कान्हन नदी में मिल जाती है। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कुछ, दूधी नदी, पेंच नदी, बोधरी नदी, कान्हन नदी, जाम नदी और कुलबेहरा नदी को तो मैंने बता दिया। कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहते हैं। अगला फैक्ट है, छिंदवाड़ा में तामिया विकासखंड है दोस्तों, तामिया नाम की एक तहसील है। वहां पे पातालकोट नामक एक जगह है दोस्तों, पातालकोट नामक एक जगह है, वहां पे भारिया जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन आता है पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो पातालकोट में कौन सी जनजाति, स्पेशली गोंड और भारिया जनजाति, लेकिन अगर भारिया ऑप्शन देगा तो भारिया ही लगाना है ना। पातालकोट में रहते हैं दोस्तों। छिंदवाड़ा में तामिया से लगभग 400 मीटर निचला स्थान है, 400 मीटर निचला स्थान है, वही है दोस्तों भारिया जनजाति। तो छिंदवाड़ा के पातालकोट में पाई जाती कौन सी जनजाति, भारिया जनजाति, ये पूछा जाता है, इसको याद रखना है ना। ये इतना ही पूछेगा, कहाँ पे तामिया दे सकता है ऑप्शन, ये छिंदवाड़ा दे सकता है, पातालकोट में भारिया जनजाति पाई जाती है। और जो पातालकोट का आकार घोड़े की नाल समान है दोस्तों, घोड़े की नाल समान दिखाई पड़ता है। अगला है एग्रो कॉम्प्लेक्स। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, और कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स, तो उसको अपन बोल सकते हैं क्या, कृषि कॉम्प्लेक्स। कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, छिंदवाड़ा में है कृषि कॉम्प्लेक्स। कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ है, छिंदवाड़ा में है। कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। मसाला पार्क बनाया गया दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उमरा नाला के पास में एक बोर्ड स्थापित किया गया है, जो बोर्ड जो है मसाला पार्क की स्थापना की गई है वहाँ पे, है ना। मसाला स्पाइसेस बोर्ड द्वारा स्थापित पहला मसाला पार्क यहीं बनाया गया, मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क यहीं बनाया गया है। मसाला पार्क जो है 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा ऐसा बोलते हैं, और वहाँ पे इस पार्क में मुख्य रूप से मिर्ची, लहसुन, मसालों के विकास को स्थापना की गई है, मसालों के विकास की स्थापना की गई है। तो मसाला पार्क पूछेगा, छिंदवाड़ा याद रखना है। अगला है शाही बनाने का सरकारी कारखाना। दोस्तों शाही होती है, शाही है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। शाही बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश के किस जिले में है, वो छिंदवाड़ा जिले में। शाही बनाने का सरकारी कारखाना, जो शाही नहीं होती पेन के अंदर, शाही बनाने का सरकारी कारखाना छिंदवाड़ा में है, याद रखना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री यहीं पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर फैक्ट्री दोस्तों, है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक सहायक कंपनी है, यूनिलीवर एक सहायक कंपनी जो खाद्य, गृह देखभाल, व्यक्तिगत देखभाल और जलपान उद्योग के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी निर्माता कंपनियों में से एक है दोस्तों, अग्रणी निर्माता कंपनियों में से एक है। तो ये कंपनी क्या है, यूनिलीवर एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो डिब्बाबंद घरेलू ग्राहक उत्पादों का निर्माण करती है। डिब्बाबंद, जो डिब्बे के अंदर फूड बनते हैं दोस्तों, जो खराब ना हो, तो डिब्बाबंद घरेलू ग्राहक उत्पादों का निर्माण करती है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी कहाँ है, पूछेगा छिंदवाड़ा में। अगला है रेमांड फैक्ट्री। रेमांड कपड़ा है दोस्तों, एक कपड़ा आता है रेमांड का, तो रेमांड
कॉटन का कपड़ा होता है तो रेमांड कॉटन कपड़ा फैक्ट्री कहाँ है, ये छिंदवाड़ा में है, पूछा जा सकता है ना। रेमांड कपड़ा फैक्ट्री कहाँ पे पूछेगा, छिंदवाड़ा में। इतनी चीज पूछी जा सकती है। अगला देखिए क्या है यहाँ पे, जाम नदी के किनारे पांडुरना में गोटा मार का मेला लगता है। दोस्तों ये पांडुरना को ही तो नया जिला बनाया गया, इसके बारे में मैं अभी इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, है ना। तो छिंदवाड़ा से अलग करके पांडुरना को नया जिला बना दिया गया है। तो जाम नदी के किनारे पांडुरना में गोटा मार का मेला लगता है ना। गोटा मार का मेला लगता है, गोटा मार का मेला दोस्तों। गोटा मार का मेला का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन होता है दोस्तों, है ना, दूसरे दिन होता है। तो ये गोट मार बोलते हैं इसको, गोटा मार नहीं है, गोटा फेंक के मारते हैं, इसलिए उसका नाम गोट मार पड़ा है। बीच में जाम नदी है दोस्तों, इधर साइड भी लोग रहते हैं, इधर साइड भी लोग एक मेक के गोटा फेंक के मारते हैं और इसीलिए उसका नाम गोटा मार मेला पड़ा है। क्वेश्चन आया गोटा मार मेला कहाँ लगता है, जाम नदी के तट पर पांडुरना में लगता है, याद रखना है। अगला है शिवरात्रि पर शंकर वन का मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यहाँ पे शंकर वन का मेला डायरेक्ट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। महादेव मेला हर साल शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है यहाँ पे, है ना। चौरागढ़ पचमढ़ी में भी होती है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी है। शंकर वन का मेला प्रतिवर्ष यहाँ पे शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है, जिस मेले का नाम क्या है, शंकर वन का मेला, छिंदवाड़ा। अगला है राज्य का मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में है दोस्तों, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये छिंदवाड़ा में है दोस्तों। ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। राज्य का मानव विकास संस्थान है दोस्तों, ये मानव विकास संस्थान है, ये पूछा जाता है, मानव विकास संस्थान, है ना। मानव विकास संस्थान कहाँ पर है पूछेगा, छिंदवाड़ा में। बादल बोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है दोस्तों। बादल बोई ट्राइबल म्यूजियम है, आदिवासी यानी ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा में है दोस्तों। बादल बोई के नाम पे रखा गया है दोस्तों, ये, है ना। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बादल बोई के नाम पे इसका नाम रखा गया है आदिवासी संग्रहालय का, जहाँ पे आदिवासियों के सब काम की चीजों को यहाँ पे संग्रहालय बनाया गया है दोस्तों, है ना। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उनके नाम पर ये बादल बोई रखा है नाम इसका, और ये यहाँ पे आदिवासी संग्रहालय है, आदिवासी वास्तुकला को संजोए हुए है ये छिंदवाड़ा में। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट पूछा जाता है, राज्य का मानव विकास संस्थान कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में। बादल बोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में, याद रखना है। अगला बात करेंगे अपन माताजी निर्मला देवी की। माताजी निर्मला देवी दोस्तों, है ना। तो माताजी निर्मला देवी कौन थी, तो निर्मला श्रीवास्तव नाम था इसका। ये एक धार्मिक आंदोलन की संस्थापक रही है दोस्तों। ये सहज योग नामक एक धार्मिक आंदोलन की संस्थापक रही है ना। और आदिशक्ति योग सिखाया जाता है यहाँ पे। 140 देशों में इनके अनुयायी भी गए हैं, है ना। तो ये माताजी निर्मला देवी सहज योग आश्रम की संस्थापक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहाँ पे है ये क्या बोलते हैं इसको, आश्रम कहाँ पर है, तो ये छिंदवाड़ा में है। माताजी निर्मला देवी सहज योग आश्रम कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है, याद रखना है। कमलनाथ की बात करते हैं। कमलनाथ जी जो है, कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका निर्वाचन क्षेत्र यही रहा है दोस्तों, है ना। इनका संसदीय क्षेत्र बोलेंगे अपन, संसदीय क्षेत्र यही रहा है। तो कमलनाथ जो है लगातार 8 बार इसी क्षेत्र से लोकसभा में जीत दर्ज करा चुके हैं। 8 बार सांसद रह चुके हैं इसी क्षेत्र से, 8 बार सांसद रह चुके हैं दोस्तों कमलनाथ, है ना। कमलनाथ और मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, और इतना ही है, याद रखना है बस। 8 बार रह चुके हैं इस क्षेत्र से। तो छिंदवाड़ा से इतना ही, एक ही रह गया। छिंदवाड़ा जिले की भावना डेहरिया ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। तो ये एक लड़की है जिसका नाम है भावना डेहरिया। ये भावना डेहरिया दोस्तों, ये छिंदवाड़ा के तामिया में रहने वाली 27 वर्ष की एक लड़की है, जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर लिया, यानी उस पर चढ़ाई कर ली, फतेह कर लिया दोस्तों। तो ये उपलब्धि हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला है। क्वेश्चन आ सकता है भावना डेहरिया किससे संबंधित है, तो पर्वतारोही है ये, माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी, छिंदवाड़ा जिले की है ये दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया छिंदवाड़ा के बारे में काम की इंफॉर्मेशन, है ना। अब देखते हैं अपन छिंदवाड़ा से ही अलग करके नया जिला बनाया गया कौन सा, पांडुरना। तो पांडुरना के बारे में देखेंगे। और ये छिंदवाड़ा से ही अलग करके एक जुन्नार देव नाम का जिला बना है,
है 56वां जिला, उसको भी अपन देखते हैं। तो समझ में आ गया दोस्तों, पांडुरना जिला बना है, ये पांडुरना मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है दोस्तों 2023 में, 54वां, है ना। पहले मध्य प्रदेश में 52 जिले थे। 53वां जिला कौन सा बना था? 53वां जिला बना था मऊगंज, है ना। 53वां जिला बना था मऊगंज, जो रीवा से अलग करके बनाया गया था। 54वां जिला बना था कौन सा? पांडुरना, जो छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया था। और 55वां जिला बना था कौन सा? मैहर, जो सतना जिले से अलग करके बनाया गया था। और 56वां जिला बना है जुन्नार देव, जो किससे? छिंदवाड़ा से ही अलग करके बनाया गया है। तो आइए दोनों जिलों को अपन जान लेते हैं। तो पांडुरना जिला को डिस्कस करेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन काम की जानकारी दी जाएगी। पांडुरना जिला, है ना, तो पांडुरना मध्य प्रदेश का 54वां जिला बना है दोस्तों, 54वां जिला, और जबलपुर संभाग का 9वां जिला बना है। जबलपुर संभाग का 9वां जिला बना है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत पहले 8 जिले आते थे, अब 9 जिले आते हैं, तो 9वां जिला बना है दोस्तों ये, है ना। 54वां जिला और 9वां जिला, जबलपुर संभाग का 9वां जिला बना है। 2023 में छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया है। 2023 में, कौन सा 23? तो 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1522.22 वर्ग किलोमीटर है, इतना इसका क्षेत्रफल है। 1522.22 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दक्षिण में नागपुर से घिरा हुआ है, पूर्व में और पश्चिम में बैतूल और अमरावती से, और उत्तर में छिंदवाड़ा से लगा हुआ जिला है दोस्तों, छिंदवाड़ा से लगा हुआ। तो इसकी अधिसूचना 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। मध्य प्रदेश का 54वां नंबर का जिला है, याद रखना है। अगला फैक्ट भौगोलिक देखेंगे तो पांडुरना छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर नया जिला बनाया गया, याद रखना है। पांडुरना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी कहते हैं दोस्तों। भारत की ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है ना, नागपुर को कहा जाता है। भारत की ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? नागपुर को भारत की ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। नागपुर में उगाए जाने वाला संतरा एक व्यापार केंद्र बन गया है, और वहाँ संतरों का उत्पादन भी होता है। तो नागपुर से ही लगा हुआ छिंदवाड़ा जिला है, तो छिंदवाड़ा में भी छिंदवाड़ा जिले में भी संतरे की खेती होती है, इसीलिए इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी पूछेगा तो पांडुरना याद रखना है। इसके अलावा गोटमार सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रसिद्ध मेला लगता है, गोटमार का मेला, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पांडुरना को गोटमार सिटी और ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है, याद रखना है। पांडुरना शहर जाम नदी के तट पर बसा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, कौन सी नदी? जाम नदी के तट पर बसा हुआ है, किनारे बसा हुआ है ना। पांडुरना जिले को पांडुरना और सौसर तहसील शामिल की गई है। तो पांडुरना जिले का जब गठन किया गया तो उसमें 2 तहसील इसको दे दी गई है, एक तो पांडुरना खुद और सौंसर। ये 2 तहसील को मिलाकर पांडुरना जिले का गठन कर दिया गया है ना। मध्य प्रदेश का 54वां जिला। पांडुरना शहर जिला जो है NH47 पर बसा हुआ है। NH47 के बारे में बताऊं, NH47 जो है गुजरात से शुरू होता है दोस्तों और नागपुर तक जाता है। ये एक NH7 नेशनल हाईवे 7 जो NH7 नहीं, NH47 नेशनल हाईवे 47 जो है ये गुजरात से शुरू होकर नागपुर तक जाता है। तो छिंदवाड़ा होते हुए जाता है, तो जब छिंदवाड़ा होते हुए जाता है तो पांडुरना से भी होकर जाता है। तो पांडुरना शहर NH47 पर स्थित है, याद रखना है ना। पांडुरना जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य से स्पर्श करती है। जो इसका जिले का गठन किया गया तो सबसे नीचे हो गया, छिंदवाड़ा बहुत बड़ा था तो सबसे नीचे हो गया, तो इधर साइड नीचे महाराष्ट्र है ना। तो पांडुरना जिले की सीमा महाराष्ट्र को स्पर्श करती है दोस्तों, महाराष्ट्र से स्पर्श करती है, याद रखना है। महाराष्ट्र से स्पर्श करती है, पूछा जा सकता है ना। पांडुरना संतरा एवं कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे कपास भी होता है और संतरे का उत्पादन भी होता है, इसलिए तो ऑरेंज सिटी कहते हैं। और कपास का उत्पादन भी होता है क्योंकि काली मिट्टी थोड़ी बहुत यहाँ भी मिलती है ना। पांडुरना में ड्राइटेक नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित है। ड्राइटेक नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित है। क्या बनाती है? ड्राइटेक प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। ये कंपनी जो है ड्राइटेक प्रोसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत खाद्य पाउडर बनाती, खाद्य पाउडर, ग्राम पाउडर और दूध पाउडर का निर्माता कंपनी है। दूध पाउडर भी बनाती है दोस्तों, है ना। दूध पाउडर की निर्माता कंपनी है जो छिंदवाड़ा के पांडुरना में स्थित है। पहले छिंदवाड़ा में थी, अब पांडुरना में आ गई, है ना। तो यानी पांडुरना में ही थी लेकिन पांडुरना अलग हो गया ना छिंदवाड़ा से। तो पांडुरना में ड्राइटेक नामक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट देखते हैं। जाम नदी के किनारे प्रतिवर्ष प्रसिद्ध गोटमार बोलते हैं। गोटमार क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोटा मारते हैं फेंक के। तो गोटमार का मेले का आयोजन किया जाता है। तो गोटमार का मेला क्या है तो इसके बारे में बता दूं आपको। गोटमार का मेला जो है जाम नदी के किनारे आयोजित होता है। सबसे पहले आयोजित होने के पहले यहाँ पे
चांडी, माता चांडी का एक मंदिर है, वहाँ पूजा होती है ना। वहाँ माता चांडी का एक मंदिर है, वहाँ सबसे पहले होती है पूजा, और पूजा के बाद ये खेल शुरू होता है, गोटा मार खेल या मेला कहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए उसको मेला कहने लगे। तो पांडुरना में माँ चांडी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर पहले दोनों पक्ष के द्वारा पूजा की जाती है, बाद में दोनों पक्ष पत्थरबाजी करते हैं एक मेक को। जाम नदी जो है, जाम नदी रहती है, उसके एक तरफ एक गाँव, दोनों एक मेक को पत्थर फेंक के मारते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। बस इतना याद रखना है। अब ये मेला शुरू क्यों हुआ था इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो गोटा मार मेले के पीछे एक कहानी है दोस्तों, है ना। वो कहानी क्या है कि पांडुरना के हर साल पत्थर बरसाने वाला एक खूनी मेला जो है इसलिए होता है क्योंकि ये प्रेम कहानी से जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ था कि मान्यता है कि सालों पहले पांडुरना में एक युवक जो सवर गांव, दो गांव थे दोस्तों, जैसे ये इधर साइड ये नदी है मान लो, है ना। तो एक गांव का नाम था सावर गांव, एक गांव का नाम था सावर गांव, है ना। सावर गांव की लड़की थी, यहाँ पे जो बनी हुई है ये कौन है, लड़की, है ना, ये लड़की है। तो सावर गांव की लड़की से प्रेम हो गया था, सावर गांव की लड़की से एक लड़के को प्रेम हो गया था। यह प्रेम कहानी परिवार वालों को रास नहीं आई। इधर साइड एक गांव था, है ना, तो सावर गांव की लड़की से प्रेम हो गया था, लेकिन यह प्रेम कहानी परिवारों वालों को रास नहीं आई थी। दोनों ही परिवार शादी के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में आधी रात को युवक प्रेमिका के घर आया। युवक जो है इधर का गाँव का, प्रेमिका के घर आया और उसने भाग ले गया उसको। जैसे ही दोनों को पता चला, यानी दोनों गांव वालों को पता चला, और ये दोनों जब भाग रहे जाम नदी पहुंचे तो वहाँ लड़का और लड़की के परिवार वालों ने उसे रोकने का प्रयास किया। दोनों ही तरफ से पत्थर बरसाने लगे। जब इन लोग नदी में थे दोस्तों, नदी में से दोनों गाँव वाले पत्थर फेंक के इनको मारने लगे, क्योंकि उनको रास नहीं आ रही थी ये बात, है ना, कि ये गाँव का लड़का वो गाँव की लड़की से प्यार करता है, पसंद कर रहा है करके। तो पत्थर बरसाने लगे। ऐसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है, और मौत हो जाती है तो लोग यहाँ पत्थर बरसाते हुए एक दूसरे पर खून बहाने लगे, है ना। तो ऐसा हुआ नहीं, यानी दोनों की मौत हो जाती जब से ये मेला चालू है दोस्तों, जब से ये मेला चालू है ना। आपको यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि जिस लड़की की नदी में मौत हुई थी उसके प्रतीक स्वरूप नदी के बीच में पुल के पास एक पलास का पेड़ लगा दिया गया है। नदी के पास में जो है एक पलास का पेड़ लगाया गया है। वहाँ पर झाड़ी बांधी जाती है, और पेड़ की झाड़ी को तोड़ने के लिए दोनों पक्ष के खूनी गोटामार होता है। दोनों पक्ष पहले झंडी तोड़ता है, जीत उसकी होती है। दोनों पक्ष, वहाँ पे एक पेड़ लगा दिया गया है, पेड़ में झाड़ियाँ हैं, तो दोनों पत्थर मार के तोड़ते हैं, कौन एक में को रोकते हैं, और जो पहले वो तोड़ता है उसकी जीत होती है। ऐसी यहाँ का है। बस इतना याद रखना है जो मैंने काम को बताया। पेपर में तो इतना सा आएगा। गोटा मेले का आयोजन कहाँ होता है, पांडुरना में होता है, जाम नदी के तट पर खत्म। अगला प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर यहीं पे स्थित है दोस्तों, पांडुरना जिले के अंतर्गत ही आता है। जाम सांवली एक चमत्कारी मंदिर है दोस्तों। छिंदवाड़ा में जाम सांवली में हनुमान लोक बनाया जाएगा। देखो यहाँ लिखा है हनुमान लोक बनाया जाएगा, हनुमान लोक, है ना। तो छिंदवाड़ा नहीं, पांडुरना में 314 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य हनुमान लोक। मराठा शैली से होगा उसका निर्माण। कैसे होगा, मराठा शैली से होएगा। तो हनुमान लोक कहाँ बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, हनुमान लोक कहाँ बनेगा। और इसके अलावा जो ये जाम सांवली हनुमान मंदिर है, वहाँ पे हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। बहुत ही जबरदस्त मंदिर है, यानी बहुत अच्छा मंदिर है ये मंदिर के दर्शन करने से ही भूत प्रेत बाधाएं, चर्म रोग के इलाज के लिए महाराष्ट्र सहित देश के अन्य हिस्सों से आते हैं वहाँ पे श्रद्धालु, और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं बजरंगबली भगवान से, है ना। जय बजरंगबली से। तो समझ में आ गया होगा। तो जाम सांवली हनुमान मंदिर कहाँ पर है, यहाँ। अगला फैक्ट है, पांडुरना जिले में मराठी और पंवारी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो मराठी भाषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ है एक चीज़, तो मराठी भी बोलते हैं, दूसरा हिंदी भी बोलते हैं, और पंवारी भाषा भी कुछ जगह बोली जाती है। इतना याद रखना है। पांडुरना जिले के पहले कलेक्टर अजय देव वर्मा को बनाया गया था। अब नया जिला बनाया गया तो नया कलेक्टर तो बनेगा। जो कलेक्टर को बनाया गया था उसका नाम था अजय देव वर्मा को बनाया गया था। इतना याद रखना है। तो पांडुरना जिले से इतनी काम की इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। छिंदवाड़ा जिले से अलग हुआ है, और कौन से नंबर का जिला ये याद रखना है। इसके अलावा जुन्नार देव नया जिला बनने वाला है दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या 56 हो जाएगी। जुन्नार देव 56वां जिला बनेगा। कब, 2024 में, है ना। तो ये वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जुन्नार देव भी छिंदवाड़ा से अलग करके बनने वाला है। देखो यहाँ लिखा है छिंदवाड़ा जिले के
जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र अब जल्द ही जिले की शक्ल लेगा। राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखकर इस संबंध में पूरा प्रतिवेदन मांगा है। जुन्नारदेव जिला बनता है तो यहाँ प्रदेश का 56वां जिला होगा। बनता है तो बनने ही वाला है, यानी बनता है तो 56वां जिला होगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से लेकर अभी तक छिंदवाड़ा के 2 टुकड़े हो चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले की 12 तहसील थी टोटल। छिंदवाड़ा जिले में कितनी टोटल 12 तहसील थी। 12 तहसील में से 2 तहसील, एक तो सौसर और पांडुरना, 55वां जिला पांडुरना को दे दिया गया, जिसका गठन 5 अक्टूबर 2023 को किया गया था। इसके बाद इसमें 137 हल्के शामिल थे, किसमें, पांडुरना में, है ना। अब बची हुई तहसीलों में से जुन्नारदेव जिला बनेगा। बची हुई तहसीलों में से जुन्नारदेव जिला बनेगा। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मार्च में जुन्नारदेव को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं। मार्च में जुन्नारदेव को जिला बनाने की घोषणा कर चुके हैं और बहुत ही जल्द जिला बन जाएगा। तो समझ में आ गया। तो ये जब जिला बनेगा तो मध्य प्रदेश, जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 10 जिले हो जाएंगे। जबलपुर संभाग के अंतर्गत पहले 8 जिले आते थे, अब 10 जिले हो जाएंगे, क्योंकि 2 जिला बन गया छिंदवाड़ा से अलग करके। तो समझ में आ गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। छिंदवाड़ा से ही अलग हुआ पांडुरना, अब एक और अलग होएगा जुन्नारदेव। तो ऐसा करके मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाएगी 56, है 56। अब और जिले डिस्कस कर लेते हैं हम। सिवनी जिला भी इसी में लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। मंडला जिला भी डिस्कस कर लेते हैं। बालाघाट और डिंडोरी साथों साथ इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, एक ही लेक्चर में। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको काम की जानकारी पूरी प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं, चलो आगे चलो। अब सिवनी जिला डिस्कस करते हैं धमाकेदार तरीके से। तो दोस्तों, सिवनी जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को ही कर दिया गया था। यानी जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था उसी टाइम पे इसका गठन कर दिया गया था। तो सिवनी जिले का गठन 1 नवंबर 1956 को प्राथमिक रूप से जनजाति बहुल्य जिले के रूप में किया गया था, है ना। सिवनी जिले का नाम सीनोवा नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। दोस्तों, ये देखो लिखा है यहाँ पे, सिवनी जिले का नाम सीवाना वृक्ष, या इसको ऐसा भी लिखते हैं सेओना नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। यह वृक्ष इस जिले में बहुतायत में पाया जाता था। इस वृक्ष का उपयोग ढोलक बनाने में किया जाता था। ढोलक, जो बजाने वाला ढोलक बनाने में 1 नंबर बजता था उससे, तो ढोलक बनाने में किया जाता था, है ना। और यह जिला सतपुड़ा पर्वत के उत्तर दक्षिण में स्थित है ना। इमारती लकड़ियों का भी मुख्य स्रोत है। इमारती लकड़ी भी मिलती है यहाँ पे, लकड़ियों का भी मुख्य स्रोत है ये जिला। सागुन इस जिले के मुख्य रूप से पाया जाता है। जो सागुन के पेड़ होते हैं इस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इतना ही याद रखना है ना। तो सिवनी जिले का नामकरण सीओना नामक वृक्ष के नाम से इस जिले का नाम सिवनी पड़ा है, ये याद रखना है। इतना समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं, इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहते हैं दोस्तों। तो इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ किस कारण कहा जाता है, तो सिवनी को अपनी तहजीब की वजह से, किसकी वजह से, तहजीब, सिवनी को अपनी तहजीब की वजह से मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। एक फैक्ट ये बन सकता है ना, ये यानी सुना हूँ, मैंने पढ़ा भी हूँ। तो मध्य प्रदेश की तहजीब की वजह से। दूसरा कारण ये भी है कि इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ क्यों कहते हैं, तो सिवनी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में हमको पता चला क्यों कहा जाता है। तो रेशम की प्रजाति है एक ईरी, रेशम की प्रजाति है एक ईरी। रेशम की प्रजाति ईरी का अधिक उत्पादन लखनऊ में होता है, और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भी होता है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भी अधिक उत्पादन होता है ईरी का। इस वजह से इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं रेशम का उत्पादन ज़्यादा होने के कारण भी इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, है ना। रेशम का उत्पादन, यानी एक फैक्ट ये समझो पहले, रेशम का उत्पादन ज़्यादा होता है इसलिए भी कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। दूसरा, रेशम की प्रजाति ईरी का अधिक उत्पादन लखनऊ में होता है, और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भी ईरी का उत्पादन होता है, इस कारण मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। ईरी रेशम के उत्पादन और कारखानों के कारण इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। अब तीसरी चीज़ समझो, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी होने के कारण, है ना। देखो, मध्य प्रदेश नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वह सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम आबादी देखा जाए तो सिवनी में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, भोपाल में, है ना। तो इस कारण भी बोलते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम आबादी के कारण इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ भी बोलते हैं। 3 फैक्ट मैंने आपको बताया। एक क्या बताया कि
क्यों कहते हैं? एक ये बताया तहजीब की वजह से, दूसरा बताया रेशम की वजह से, और तीसरा बताया सर्वाधिक मुस्लिम आबादी के कारण। अब ये 3 चीज़ पता होना अपने को, बस जो भी चीज़ पता थी मैंने बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट। दुर्गा शंकर मेहता ने टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो टूरिया जंगल सत्याग्रह का जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था दोस्तों। जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था जंगल बचाने के लिए। तो टूरिया नामक स्थान से दुर्गा शंकर मेहता ने नेतृत्व किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वहीं बैतूल में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था। गंजन सिंह कोरकू ने किया था बैतूल से, है ना। गंजन सिंह कोरकू ने बैतूल से किया था। और टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता ने किया था। ये चीज़ याद रखना है, पूछी जाती है। उसके बाद बात करेंगे अपन ये सिवनी जिले के आमोदागढ़ या अमोदगढ़ भी बोलते हैं उसको, अमोदागढ़ भी बोलते हैं। तो अमोदागढ़ गांव है दोस्तों वहाँ पे। तो सिवनी के अमोदागढ़ गांव में मोगली के उपस्थित के साक्ष्य मिले। तो दोस्तों जो सिवनी जिला एकमात्र ऐसा स्थान आदमगढ़ जो पर्यटन की दृष्टि से एक अलौकिक क्षेत्र कहलाता है। रुडयार्ड किपलिंग दोस्तों, जो द जंगल बुक नामक किसने लिखा था किताब? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था ये बुक। इनकी किताब द जंगल बुक के अनुसार मोगली सिवनी के आमोदगढ़ के जंगल में रहता था। आमोदगढ़ के जंगल में रहता था। शेर भालू के बीच मोगली का बचपन बीता, है ना। और मोगली पर हॉलीवुड की फिल्म भी बन चुकी है और काफ़ी पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई द जंगल बुक नामक किताब, है ना। मोगली जंगल बात खिलाए, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिलाए वाला आप तो देखे होंगे। तो उसके अस्थि यानी उसके उपस्थित साक्ष्य मिले, पूछा जाता है। बस इतना। अगला देखते हैं, अभी आगे बताऊंगा आगे में। अगला है सिवनी जिले में मुडवारा गांव में वैनगंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। तो वैनगंगा नदी के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, वैनगंगा नदी जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहने वाली एक नदी है। गोदावरी की उपनदी है दोस्तों, गोदावरी की उपनदी है। तो वैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये जानकारी होना। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले में होता है। सिवनी जिले से होता है। सिवनी जिले के ग्राम गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर दूर है मुंडारा। यही जो लिखा है यहाँ पे मुंडारा से होता है ना। गांव का नाम है गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में है मुंडारा, वहां से होता है। मुंडारा गांव के पास स्थित मुंडारा गांव के पास स्थित क्या नाम है उसका? राजोला ताल से होता है। तालाब का नाम है राजोला ताल से वैनगंगा नदी एक कुंड से निकलती है। राजोला ताल से वैनगंगा नदी एक कुंड से निकलती है। यह नदी सिवनी में अर्ध परिक्रमा करती हुई पहले उत्तर दिशा की ओर बहती है और उसके बाद ये सिवनी जिले में आती है। तो सिवनी जिले में ही बंडोल छपारा बंडोल प्रसिद्ध है गिट्टी के लिए दोस्तों। बंडोल की गिट्टी आती है, जो कंस्ट्रक्शन में गिट्टी यूज होती है वो बंडोल की गिट्टी होती है। तो बंडोल प्रसिद्ध है गिट्टी के लिए। उसके बाद बंडोल छपारा में भीमगढ़ बांध मिलता है। इसको छपारा में भीमगढ़ बांध मिलता है और छपारा तहसील में ही भीमगढ़ बांध बना हुआ है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है उसे कीचड़ बांध भी कहते हैं और उस बांध का नाम है भीमगढ़ बांध। और भीमगढ़ बांध को ही एक परियोजना का नाम दिया गया है संजय सरोवर परियोजना, है ना, उसी का नाम है। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध वहीं बना हुआ है। उसके बाद वो आगे जाती है, वहां से वो नदी आगे जाती है और फिर बालाघाट में प्रवेश करती है। तो बालाघाट में ढूटी बांध बना हुआ है दोस्तों। इसमें ढूटी बांध, है ना, लामता के पास ढूटी बांध बालाघाट में वैनगंगा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद और आगे जाती है और आगे जाते जाते फिर बालाघाट शहर मिलता है इसको। तो बालाघाट जिला वैनगंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। बालाघाट के बाद ये आगे जाती है दोस्तों तो गोंदिया पहुंचती है, गोंदिया जिले में प्रवेश करती है ना। गोंदिया जिले में प्रवेश करती है। गोंदिया और चांदा जिले में बहती हुई वर्धा नदी में मिलती है। गोंदिया और चांदा जिले में बहती हुई वर्धा नदी में मिलती है दोस्तों। कौन सी नदी में मिलती है ये? वर्धा नदी में मिलती है। वर्धा नदी में जब आके मिलती है तो संगम स्थल है वो क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है। जो संगम स्थल है वो प्राणहिता कहलाता है दोस्तों, प्राणहिता कहलाता है ना। और उसके बाद इसको प्राणहिता नदी के नाम से जाने लगता है। फिर प्राणहिता नदी
आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है, फिर प्राणहिता नदी आगे जाके गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वैनगंगा नदी गोदावरी नदी में मिलती है ना। और वैनगंगा नदी की सहायक नदी देखेंगे अपन तो एक नदी का नाम है कान्हन नदी, वैनगंगा नदी की सहायक नदी दक्षिण की ओर बहती है ना। बावनथड़ी नदी, बावनथड़ी नदी ये भी वैनगंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा पेंच नदी दक्षिण की ओर बहती है, ये वैनगंगा की सहायक नदी है ना। तो ये याद रखना है। तो इतनी सारी है, कान्हन नदी, बावनथड़ी नदी, पेंच नदी, ये सब वैनगंगा की सहायक नदी है। और वैनगंगा नदी जो प्राणहिता कहलाता है, वर्धन नदी से मिलती है, जो संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, फिर वो आगे जाके दक्षिण में गोदावरी नदी से मिल जाती है ना। बस इतना याद रखना, पूरी काम की चीज बता दिया मैंने। अगला बात करेंगे सिवनी में वैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध, भीमगढ़ बांध बना हुआ है, जिसका नाम संजय सरोवर परियोजना भी रखा गया है। सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो वैनगंगा नदी है दोस्तों, इसका उल्लेख रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक नामक किताब में भी मिलता है, इतना याद रखना है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रहा था मैं आपको, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रहा था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिवनी और छिंदवाड़ा में है दोस्तों, सिवनी और छिंदवाड़ा में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पे रुडयार्ड किपलिंग ने भारत के जंगलों पर आधारित एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द जंगल बुक। उसका नाम क्या था? द जंगल बुक नामक किताब लिखी दोस्तों, है ना। द जंगल बुक नाम किताब लिखी, उसका एकमात्र उसमें मोगली था, मोगली, और ये पूरे देश विदेश में फेमस हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि द जंगल बुक नामक किताब किस राष्ट्रीय उद्यान में लिखी गई थी? रुडयार्ड किपलिंग एक अंग्रेज था जो यहाँ पे कम से कम 10 साल रुका, नहीं 10 साल नहीं 6 साल रुका, यहीं रहा, मजा आता था उसको। उसने वहाँ बैठे बैठे एक नावल लिखा, जबरदस्त वाला बुक लिखा है कि नहीं। तो ये है द जंगल बुक, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। उसके अलावा हाँ, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना कि इसको 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, टाइगर रिजर्व यानी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन आया व्यापम में, 1993 में टाइगर रिजर्व यानी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, इतनी जानकारी होना। तो सिवनी से इतना ही मोगली उत्सव मनाया गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 2007 में मोगली उत्सव का आयोजन भी किया गया है, 2007 में मोगली उत्सव का आयोजन भी किया गया है यहाँ पे, ये जानकारी होना। रुडयार्ड किपलिंग अपनी पुस्तक द जंगल बुक और रेड डॉग में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है ना। ये 2 बुक है उसकी, एक का द जंगल बुक और एक का नाम है रेड डॉग में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। आ गया समझ? ये पूरे फैक्ट समझ में आ गए क्या? आ गए होंगे। अगला फैक्ट देखो, भेल द्वारा झाबुआ थर्मल पावर प्लांट सिवनी में स्थापित किया गया है। इसका नाम ऐसा क्यों रखें? तो बताता हूं मैं आपको। झाबुआ थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, झाबुआ थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के घनसौर तहसील में है। घनसौर तहसील में गोरखपुर गांव में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। कोयला से बनती बिजली, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट का स्वामित्व झाबुआ पावर लिमिटेड के पास है, इसीलिए इसका नाम रखें वैसा, समझे। झाबुआ क्या पावर प्लांट का स्वामित्व झाबुआ पावर लिमिटेड के पास है, जो गौतम थापर के नेतृत्व वाली आवंता ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ना। तो ये इसका स्वामित्व झाबुआ के पास है, और ये यहाँ पे लगाया गया सिवनी में, इसीलिए इसका नाम रख दिया झाबुआ थर्मल पावर प्लांट सिवनी में स्थापित है। अब ये कौन बना रहा है? तो ये भेल बना रहा है, याद रखना। यहाँ पे कौन बना रहा है बिजली? तो थर्मल पावर स्टेशन, तो भेल के सहयोग से, ये याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। अब समझ में आ गया, सब बता दिया। जो भोपाल में भेल है वो कंपनी यहाँ पे बना रही है ना बिजली, तो ये भेल के सहयोग से, ये समझ में आ गया होगा। सिवनी का लखनादौन काली मूंछ का चावल के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक काली मूंछ का चावल होता है, जैसे चिन्नौर का चावल होता है वैसे ये काली मूंछ का चावल होता है। काली मूंछ का एक गैर बासमती सुगंधित चावल होता है ना, चावल होता है जो कहाँ पे होता है? तो ये लखनादौन तरफ पाया जाता है, काला कलर का दिखता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो काली मूंछ का चावल के लिए प्रसिद्ध है सिवनी का लखनादौन। इसके अलावा मावा बाटी के लिए भी प्रसिद्ध है। मावा बाटी क्या होता है दोस्तों? मावा बाटी बोलते हैं, मावा बाटी का अर्थ होता है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के लिए प्रसिद्ध है ना। गुलाब का अर्थ होता है गुलाब, और जामुन यानी बैगनी रंग का जब पक जाता है वो, तो इस वजह से इसको मावा बाटी भी बोलते हैं। तो मावा बाटी के लिए प्रसिद्ध है, काली मूंछ का चावल और मावा बाटी के लिए प्रसिद्ध है। खत्म।
अगला फैक्ट है, सिवनी जिले में मठ घोंगरा का मेला लगता है। मठ घोगरा का मेला, जिसे भैरवनाथ का मेला प्रतिवर्ष 15 दिन का आयोजित होता है। तो क्या है ये मठ घोगरा का मेला? मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में आयोजित होता है। सिवनी जिले में भैरवनाथ में यह मेला शिवरात्रि के पावन अवसर पर लगता है दोस्तों। यह प्रसिद्ध मेला 15 दिन तक चलता है। मेला स्थान के प्राकृतिक झील और गुफा भी है, वहाँ पे लगता है, सुंदरता की ओर बढ़ाता है, देखने आते हैं बहुत सारे लोग। बस तो कभी इतना ही आ सकता है अपने को, मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? सिवनी में। इसको भैरवनाथ का मेला ही बोल सकते हैं। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जीरा शंकर चावल का चयन किया गया है दोस्तों। एक जीरा शंकर नाम का चावल होता है जो सिवनी में मिलता है ना। सिवनी जिले में बरघाट तहसील है दोस्तों। बरघाट तहसील में खूब यानी खुशबूदार, स्वादिष्ट और मुलायम जीरा शंकर चावल, खुशबूदार, स्वादिष्ट और मुलायम जीरा शंकर चावल पैदा होता है या खूब पसंद किया जाता है। और ये इसको सिवनी जिले का जीरा शंकर चावल को एक जिला एक उत्पाद, एक योजना बनाई गई थी, एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसमें से हर एक जिले से एक चीज़ का चयन किया जाएगा, उसके अनुसार इसका चयन किया गया है यहाँ पे, है ना। तो याद रखना, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हर जिले का पता होना, जो जिले का शामिल किया है सिर्फ वही पता होना। खत्म। सिवनी जिले से इतना ही। अब नेक्स्ट मंडला जिला भी इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो मंडला जिला ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ये याद रखना है, ये तीनों तरफ से यानी तीनों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। ये तीनों ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, इतना याद रखें। उसके बाद अगला फैक्ट है यहाँ से, मंडला गोंड साम्राज्य के अधीन था। ये याद रखना है, मंडला जो था गोंड साम्राज्य के अधीन था। रानी अवंतीबाई की रियासत थी जिसका नाम था रामगढ़। रामगढ़ की रानी थी दोस्तों। रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी थी। तो इसके बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, रानी अवंतीबाई लोधी, इसका पूरा नाम था रानी अवंतीबाई लोधी, है ना। रानी अवंतीबाई लोधी जो रामगढ़ रियासत की रानी थी, है ना, रानी थी। रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म हुआ था दोस्तों सिवनी में जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ हुआ था। और इनका विवाह हुआ था राजकुमार विक्रमादित्य लोधी से हुआ था, है ना। रामगढ़ रियासत के राजा राजकुमार विक्रमादित्य से इनका विवाह हुआ था, है ना। इनका विवाह हुआ था। इनके 2 बच्चे हुए बाद में, एक का नाम था कुंवर अमन सिंह और कुंवर शेर सिंह। उसके बाद क्या हुआ है कि विक्रमादित्य जो गद्दी पे बैठा, उसका पति तो गद्दी में बैठा और उसके बाद कुछ दिन के लिए बीमार हो गया था। बीमार होने पर शासन को संभालने की जिम्मेदारी वो बेटे संभाल नहीं सकते थे, वो नाबालिग थी, तो ये खुद ही शासन को संभालने लगी। ऐसा करके ये बहुत जबरदस्त राजकुमारी बनी, है ना, जबरदस्त अपने रियासत को संभाला। और फिर बाद में क्या होता है, 1857 की क्रांति आई दोस्तों। 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी इन्होंने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी उनके और तो इतना ही याद रखना है इनसे। और उसके बाद क्या हुआ, जब बाद में 21वीं सदी आई तो उन्हें लोधी समुदाय में एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इतना याद रखना है। लोधी समुदाय में एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बता दिया काम का। इसी क्वेश्चन आता है, रानी अवंतीबाई लोधी कहाँ की रानी थी? तो रामगढ़ की। अगला फैक्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मंडला बालाघाट में आता है दोस्तों। आधा हिस्सा उसका, ज़्यादातर हिस्सा मंडला में आता है, थोड़ा बहुत हिस्सा बालाघाट में आता है, इसलिए मंडला बालाघाट कहते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, कान्हा बाघ अभ्यारण्य बोलते हैं उसको, कान्हा टाइगर रिजर्व बोलते हैं। मध्य प्रदेश के कहाँ पे है ये? मंडला जिले में स्थित एक अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा है देखो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसे 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। 1933 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापित था, 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया दोस्तों, याद रखना है। और 1973 में यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, टाइगर रिजर्व बना दिया गया, इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया गया, ये याद रखना है। इतनी चीज़ें यहाँ पे काम की थी जो मैंने बताने लायक का आपको। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डायरेक्ट आता है कहाँ? मंडला में। अगला है, कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा क्यों प्रसिद्ध है करके क्वेश्चन आता है कई बार। तो कान्हा प्रसिद्ध है बाघों के लिए। बाघ यानी क्या होता है? टाइगर। बाघ यानी क्या होता है? टाइगर, है ना, याद रखना है। बाघों के लिए प्रसिद्ध, बाघ यानी टाइगर दोस्तों, शेर नहीं, शेरों के लिए नहीं। शेर का मतलब होता है लायन, झब्बे बाल वाला, है ना। ये ज़्यादातर प्रसिद्ध है बाघों के लिए यानी टाइगर और बारहसिंगा के लिए, ये याद रखना है।
है ना, 2 चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगला फैक्ट देखते हैं यहाँ से। अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जैविक खेती मंडला जिले में की जाती है। जैविक खेती का मतलब वो क्या होता है? जैविक का मतलब होता है, जैविक का मतलब होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो यही आएगा क्वेश्चन कभी कभी, मंडला जिले में सर्वाधिक जैविक खेती की जाती है, याद रखना है। जैविक खेती क्या होती है? तो जैविक खेती एक प्रकार की तकनीक है जिसमें क्या करते हैं, जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें जो रसायन होते हैं जो अपन डालते हैं, है ना, ये इसका उपयोग नहीं किया जाता, है ना, इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो हम बोल सकते हैं जैविक खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसमें रसायन की कोई जगह नहीं है, कोई उपयोग नहीं किया जाता। इस तरह की खेती केवल जैविक तत्वों का ही उपयोग किया जाता है उसमें। आसान भाषा में कहे तो जैविक खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी में प्राकृतिक गुणों को बरकरार रखते हुए फसल ली जाती है, फसल बोई जाती है। समझ में आ गया? यही है, खत्म। अगला फैक्ट है, मंडला जिले में सर्वाधिक रेशम उत्पादन होता है। तो दोस्तों रेशम की बात करें तो रेशम होता है यहाँ पे, मध्य प्रदेश में रेशम उद्योग भी है यहाँ पे, तो कुछ कुछ जगह में रेशम भी होता है। तो सर्वाधिक रेशम होता है करके लिखा है ना, तो ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा सिवनी में भी रेशम होता है और मंडला जिले में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अगला है, चुटका परमाणु विद्युत केंद्र मंडला में प्रस्तावित है। चुटका नाम का है ये। चुटका परमाणु विद्युत संयंत्र भारत का एकमात्र प्रस्तावित नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो मध्य प्रदेश के मंडला में चुटका गांव में निर्माणाधीन है। यह 1200 एकड़ में क्षेत्रफल में फैलेगा, जब बनेगा तो, है ना, फैला होगा। और बस इतना ही याद रखना है। तो ये बड़ी बड़ी एग्जामों में सेंट्रल लेवल की परीक्षा में ही पूछा जाता है कई बार, क्योंकि परमाणु वाला है ना। तो चुटका परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो मंडला में है, याद रखना है ये, है ना। सेंट्रल लेवल की एग्जाम में पूछा गया एक बार। मानेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? मंडला में दोस्तों। मानेरी नामक, है ना, मंडला का एक औद्योगिक केंद्र है जिसका नाम है मानेरी। औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये मंडला में है, याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं क्या है। मंडला का किले के बारे में आपको जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं, मैं मंडला का किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। मंडला का किला, तो दोस्तों मंडला का किला क्या है? मंडला का किला जो है 17वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में रामनगर किले का निर्माण करवाया गया था। उसे ही मंडला का किला कहते हैं। रामनगर किले का निर्माण कराया गया था, उस किले को ही मंडला का किला कहते हैं। नर्मदा नदी इसके चारों ओर से लूप बनाती है, लूप यानी घेरे हुए है ना, घेरे हुए। और बस इतना ही है। किसने निर्माण करवाया, क्या करवाया, ऐसा कुछ नहीं आया आज तक क्वेश्चन, इतना ही याद रखना है, मंडला का किला, है ना। बाकी आपको बता देता हूँ किसने निर्माण करवाया। तो मंडला के किले का निर्माण सीधे इतना ही पूछता है, गोंड राजाओं के द्वारा कराया गया था, इतना याद रखना है। तो मंडला के किले में ही दोस्तों मोती महल स्थित है। कौन सा महल? मोती महल। तो मोती महल रामनगर में स्थित, मोती महल रामनगर में स्थित है। ये रामनगर आता है वहां पे, है ना। रामनगर में स्थित मोती महल का निर्माण 1667 ईस्वी में गोंड राजा हरदय शाह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? हरदय शाह के द्वारा पवित्र नर्मदा नदी के किनारे करवाया गया था, है ना। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे करवाया गया था, तो इतना याद रखना है जो मैंने बताया। किसने करवाया? 1667 में हरदय शाह ने नर्मदा नदी के किनारे करवाया था, है ना। बस यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है। उसके बाद आता है राज राजेश्वरी भवन। तो राज राजेश्वरी जो भवन है दोस्तों, वहाँ पे मंदिर भी है मंडला में, है ना। यानी माता राजेश्वरी का मंदिर मंडला में प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ मंदिर मंडला में एक खंडर के किले में है ना। खंडर किले में हो गया, ये जो किला है ना, किले के अंदर वो किला खंडर हो गया, खंडर किले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण गोंड राजा निजाम शाह ने करवाया था दोस्तों। 1749 से लेके 1779 के बीच, है ना, के मध्य करवाया गया था, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है। तो गोंड राजा निजाम शाह, तो इतना ही याद रखना है, सन याद नहीं रखना है, ये वाला है। ये गोंड राजा निजाम शाह ने करवाया था। राज राजेश्वरी मंदिर है और भवन भी है वहां पे बना हुआ। इतनी छह इंपॉर्टेंट इससे बात।
है ना। तो ये देखो ये भवन है, भवन के अंदर गर्भगृह है, वहाँ पे माता मंदिर है, वहाँ पे मंदिर है। गर्भगृह में राजेश्वरी की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, माता की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है दोस्तों, है ना। तो बस इतना ही याद रखना, राजेश्वरी मंदिर कहाँ पे, वहीं पे ये गोंड राजाओं की कुलदेवी थी, कुलदेवी हैं, कुलदेवी थी यानी, तो उनका मंदिर था। बघेलिन महल, बघेलिन महल देख लेते हैं आप। तो आपको जानकारी के बता दूं, जो मंडला का किला है दोस्तों, ये मंडला का किला है, वहाँ पे दो महल है, एक तो मोती महल और दूसरा है बघेलिन महल, है ना। दूसरा बघेलिन महल, दो महल है समझ लो। इसका निर्माण राजा हृदय शाह ने बनवाया था। बघेलिन का महल पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय है दोस्तों, देखने लायक है, बस इतना याद रखना है। 3-4 महल है, 3 है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना मंडला में। अगला है मंडला में नर्मदा नदी के किनारे अधपा है क्या, अधपता राप्ता, क्या लिखा है, और राप्ता घाट, राप्ता घाट बना हुआ है दोस्तों, राप्ता घाट। तो यहाँ पे घाट है एक, उस घाट का नाम है इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे RAPTA, रपटा घाट बोलते हैं उसको, रपटा घाट। नर्मदा नदी का एक घाट है, यहाँ पे भी कई सारे मंदिर और कई लोग नहाने वहाने के लिए आते रहते हैं, है ना। तो एक घाट है नर्मदा नदी का, याद रखना, रपटा घाट। दूसरा है नाना घाट, नाना घाट, कई सारे घाट है दोस्तों वहाँ पे, लेकिन एक नाना घाट। इस घाट का निर्माण, नाना घाट की बात हो रही है, इस घाट का निर्माण मराठा काल में 1807 से 1810 तक मराठा सूबेदार नाना घाटांगे द्वारा किया गया था, इसलिए नाना घाट नाम रखा गया इसका। नाना घाटांगे के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम नाना घाट पड़ा है। तो ये भी एक देख सकते हैं। बस इसके अलावा एक संग्राम घाट इंपॉर्टेंट है। संग्राम घाट के बारे में बता दूं आपको, महाराजपुर मंडला के एक प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थलों में से एक है ये। मंडला शहर के महाराजपुर में पवित्र नर्मदा नदी और बंजर नदी का संगम यही होता है दोस्तों। नर्मदा नदी और बंजर नदी का संगम यहीं पे होता है, और उस संगम का ही नाम संग्राम घाट है या संगम घाट कहते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे नहाने आते हैं, और इस प्राचीन घाट सी आकार का दिखाई देता है दोस्तों। माँ नर्मदा की धारा, ये यहाँ माँ नर्मदा नदी की धारा सी आकार की दिखाई देती है, सी आकार की दिखाई देती, देखना आप वहाँ जाके, मैं देखा हूँ, गया हूँ तो, है ना, सी आकार की दिखाई देती है। इस स्थान का प्राचीन घाट है, ये संगम घाट कहा जाता है। बस इतना याद रखना है। 2 नदी मिलती है संग्राम घाट में, 2 नदी आके मिलती है, एक है नर्मदा, दूसरा है बंजर। बस 2 नदी का संगम है, उसी को संग्राम घाट या संगम घाट कहते हैं। तो ये नर्मदा नदी के घाट है, इतना ही याद रखना है। अगला है फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर लेते हैं, कौन थे ये। तो फग्गन सिंह कुलस्ते एक भारतीय राजनीतिक और वर्तमान में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं, भारत सरकार के, है ना। और जो 17वीं लोकसभा के सांसद है दोस्तों, ये 17वीं लोकसभा के सांसद है। 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश के मंडला से निर्वाचित हुए थे ये, और भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए याद रखना है नाम। तो ये क्या बोला है यहाँ पे, उनके सांसद हैं यहाँ से, यानी निर्वाचित क्षेत्र यही है मंडला। फग्गन सिंह कुलस्ते का 2009 में मंडला से निर्वाचित हुए हैं। कभी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के किस निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये मंडला है, इतना याद रखें। तो इतनी चीज़ें थी, बता दिया। मंडला का किला इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया ना। मंडला का किला जो है, इतना ही पूछेगा, 17वीं शताब्दी में रामनगर में बनाया गया था, खत्म। मंडला जिले से इतनी जानकारी थी, इंपॉर्टेंट काम की देने की कोशिश किया जो आपको परीक्षा के हिसाब से रहे। अब बात करते हैं अपन बालाघाट जिले की दोस्तों, है ना। तो बालाघाट जो है, ये इसका प्राचीन नाम या मूल नाम बोल सकते हैं, इसका पुराना नाम या मूल नाम बोल सकते हैं। इसका मूल नाम था बुराहा मिलता है दोस्तों, इसका पुराना नाम या मूल नाम बुराहा मिलता है, लेकिन ये बालाघाट में बदल गया, बालाघाट के नाम से ही जाना जाता है ना। 12 पहाड़ियों के घिरे होने के कारण भी इसका नाम बाराहा घाट था दोस्तों, बाराहा घाट। अब बाहराज बाद में बदल के हो गया बाला, है ना, तो बाला घाट हो गया, ऐसा करके इसका नाम बना है, ये इसको मध्य प्रदेश की तामा नगरी और मैग्नीज राजधानी, यानी मैग्नीज राजधानी के रूप में जाना जाता है बालाघाट को, है ना।
तांबा निकलता है बालाघाट में मलाजखंड में, और मैग्नीज निकलता है भरवेली में। तो भरवेली को मैग्नीज नगरी और मलाजखंड को तांबा नगरी के रूप में जाना जाता है। और मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी पूछेगा तो बालाघाट ही है, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। आगे देखते हैं और अगला फैक्ट क्या है। गोंड शासकों द्वारा बनवाया गया लांजी का किला। लांजी का किला यहाँ पे है दोस्तों। लांजी का किला बालाघाट में 12वीं शताब्दी में निर्मित है। और किसने बनाया ये नहीं बोलते, ये इसका नाम नहीं पता, लेकिन 12वीं शताब्दी में बना है ये किला। 12वीं शताब्दी में बना है ये किला। खत्म। अगला फैक्ट है, बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, है ना। तो वैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बालाघाट। ऐसी क्वेश्चन आते हैं, बालाघाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वैनगंगा नदी जो है इसका उद्गम सिवनी जिले के गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर दूर मुंडारा जगह का नाम है ये, मुंडारा से हुआ है दोस्तों। मुंडारा गांव के पास रजोला ताल जगह का नाम है। रजोला ताल के एक कुंड से निकलती है। रजोला ताल के एक कुंड से निकलती है। और यह नदी सिवनी की अर्ध परिक्रमा करती हुई, सिवनी जिले से निकलती है, सिवनी की अर्ध परिक्रमा करती हुई ये छपारा में, यहाँ पे इसको छपारा में भीमगढ़ संजय सरोवर बांध मिलता है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। उसके बाद वो नदी आगे जाती है और बालाघाट में एंटर करती है और ढूटी बांध मिलता है। यहाँ भी पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ये ढूटी बांध वैनगंगा नदी पे मिलता है बालाघाट जिले में, है ना। उसके बाद ढूटी बांध से आगे जाती है, बालाघाट शहर के किनारे से गुजरती है। बालाघाट शहर के किनारे से गुजरती है और बालाघाट से गुजरने के बाद आगे जाती है ये, और आगे जाके वर्धा नदी में मिल जाती है दोस्तों। आगे जाके वर्धा नदी में मिल जाती है। और वर्धा नदी में जब ये मिलती है, जो संगम स्थल है वो क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता है, याद रखना है। जो संगम स्थल है वो प्राणहिता कहलाता है, और वहाँ से इसको प्राणहिता नदी कहने लगते हैं। और फिर वो नदी आगे जाके दक्षिण में गोदावरी नदी से मिल जाती है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वैनगंगा नदी सीधे गोदावरी नदी से मिलती है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो ये समझ में आया। और इसकी जैसे वैनगंगा नदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो कान्हन नदी सहायक नदी है, बावनथड़ी नदी सहायक नदी है, और पेंच नदी सहायक नदी है। ये सब नदी थी। तो ये बालाघाट शहर वैनगंगा नदी के किनारे बसा, इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है कौन सा? बालाघाट, है ना। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है बालाघाट। यहाँ पे 1021 लिंग अनुपात है इस जिले का। 1021 यानी 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं इस जिले में, इतना याद रखें। अगला फैक्ट है, देखो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला कौन सा है? बालाघाट। सबसे कम लिंग अनुपात है भिंड, जिसमें मात्र इतना ही है, भिंड, है ना। सबसे कम वाला पूछा कभी तो भिंड। अगला है, बालाघाट में चिन्नौर का चावल को मिला पहला मध्य प्रदेश का कृषि जीआई टैग। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अपने को याद रखना है ये मध्य प्रदेश का बालाघाट में होने वाला चिन्नौर का चावल दोस्तों। एक चिन्नौर का चावल होता है जबरदस्त, डबल एन आता है AUR, चिन्नौर राइस को जीआई टैग मिला है दोस्तों। चावल की एक किस्म अपनी बेहतरीन खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। कृषि विभाग बालाघाट की 2 साल पहले ही 2019 में इसको क्या किया था, इन लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया था, फिर बाद में इसको जीआई टैग मिल गया, है ना। तो बहुत ज़बरदस्त। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, चिन्नौर का चावल कहाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे सकता है बालाघाट का। बालाघाट में कायदी जगह है नामक, गर्रा के आगे कायदी उधर साइड होता है सबसे ज़्यादा ये चावल, चिन्नौर का चावल, इतना याद रखें। उसके बाद बालाघाट आता है, इतना याद रखना है। बावनथड़ी परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तो बावनथड़ी परियोजना जो है बावनथड़ी नदी पर निर्मित है ना। तो बावनथड़ी परियोजना का ही एक और नाम है, क्या नाम है? राजीव सागर परियोजना दोस्तों। इसको बावनथड़ी डैम भी बोलते हैं। बावनथड़ी डैम है, उस परियोजना का नाम है राजीव सागर डैम भी बोलते हैं उसको, डैम उसी का नाम है बावनथड़ी डैम या राजीव सागर डैम। वहीं से नदी निकलती है बावनथड़ी नदी निकलती है और इधर वैनगंगा नदी में आके मिल जाती है दोस्तों, वैनगंगा नदी में आके मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, यानी संयुक्त परियोजना है। इसका ये जो बांध है दोस्तों, ये कटंगी तहसील में मिलेगा। कटंगी तहसील में उधर कुड़वा महाराष्ट्र से लगा हुआ कुड़वा में है ना, उधर साइड एक गांव है, उधर मिलेगा। तो बावनथड़ी परियोजना समझ में आ गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ऐसे ही पूछेगा। इसी का नाम क्या है? राजीव सागर परियोजना, राजीव सागर डैम बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन कहाँ पे? बालाघाट में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक वन है एमपी में, और एमपी में भी किस जिले में है? तो अपना बालाघाट जिले में ही है, बालाघाट जिले में ही है। तो बालाघाट जिले से बताऊँ आपको, बालाघाट में सर्वाधिक
97 वर्ग किलोमीटर वन है दोस्तों यहाँ पर बालाघाट में, इतना ज़्यादा वन है ना। सर्वाधिक वन बालाघाट में है। आ गया समझ में। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट में होती है दोस्तों। कभी क्वेश्चन आया आपको मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस चीज़ से होती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस चीज़ से होती है, तो याद रखना है कुएं एवं ट्यूब वेल। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में किस साधन द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो कुएं एवं ट्यूब वेल से होती है सर्वाधिक। कुएं एवं ट्यूब वेल से सर्वाधिक होती है, लेकिन सर्वाधिक तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है बालाघाट में, याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली नहर जिसका नाम था वैनगंगा नहर, बालाघाट में 1923 में इसका निर्माण हुआ था शुरू, है ना। 1923 में बनी थी। और ये वैनगंगा नदी ये धूटी डैम से निकलती है दोस्तों। धूटी डैम वैनगंगा नदी पर बना हुआ है। तो धूटी डैम के बारे में बताऊंगा आपको जानकारी के लिए। धूटी बांध जो है ये वैनगंगा नदी पर बना हुआ है बालाघाट जिले में दोस्तों। 1923 में बना था ये। 1923 में ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सर जॉर्ज मास हेरियट की देखरेख में किया गया था इसका। सर जॉर्ज मास हेरियट की देख रेख में किया गया था इसका निर्माण। और जो वैनगंगा नदी है दोस्तों, वैनगंगा नदी में बना हुआ है धूटी बांध, और धूटी बांध से ही वैनगंगा नदी निकलती है जो बालाघाट को सिंचित करती है। और ये वैनगंगा नदी बहुत दूर तक गई है, वैनगंगा नहर बहुत दूर तक गई है, महाराष्ट्र में भी गई है नहर, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार। धूटी बांध कहाँ है बालाघाट में, कौन सी नदी पे है, कौन सी नहर कहाँ पे। मध्य प्रदेश की पहली नहर यही थी, 1923 में बनी थी वैनगंगा नहर। मलाजखंड जो है, मलाजखंड तम्र अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कार्यरत है। यह ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कई बार अपने को कि जो तांबा निकल रहा है वहाँ पे मलाजखंड में जो तांबा निकल रहा है वो कौन सी कंपनी निकाल रही है, तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एक बार आया क्वेश्चन HCL कहाँ पे स्थित है करके, तो लोग समझ में ही नहीं पाए क्या पूछ रहा है। HCL कहाँ है, बालाघाट में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड या भारत में तांबे के अयस्कों के खनन में लगी एकमात्र कंपनी है जो तांबे के अयस्क को सभी परिष्कृत करके ऐसा बनाती है, निकालती है, तांबा निकालती है ना। समझ में आ गया। मलाजखंड कहाँ पे है, तो मलाजखंड में तांबा निकलता है, तांबा। यहाँ पे कौन सी कंपनी निकाल रही है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अगला फैक्ट है, भरवेली में एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज की खदान है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भूमिगत मैग्नीज की खदान कहाँ पे, भरवेली में है, भरवेली में, है ना, भरवेली में है, ये पूछा जाता है। भरवेली मैग्नीज माइन कहाँ पर है, बालाघाट में है। ये एशिया की सबसे बड़ी है दोस्तों ये। तो अपने बालाघाट जिले की विशेषता में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीज इंपॉर्टेंट है, तांबा इंपॉर्टेंट है, ये सब विशेषताएं हैं अपने बालाघाट की, है ना। सर्वाधिक बांस उत्पादक जिला है, सर्वाधिक बांस बालाघाट में होता है, और बालाघाट को बांस जिला भी कहते हैं, बालाघाट को बांस जिला भी कहते हैं। और ये मैग्नीज के बारे में बता दूं, मध्य प्रदेश का 80% मैग्नीज तो यहीं से निकल जाता है ना, भरवेली खदान से। भारत का 80% यहीं की निकलता है। सर्वाधिक बांस उत्पादक जिला है बालाघाट दोस्तों। बांस क्या होता है, तो बांस जिसे बम्बू बोलते हैं, BAMBOO, बम्बू भी कहते हैं। और ये एक प्रकार की अत्यंत उपयोगी घास होती है दोस्तों। कभी क्वेश्चन आया बांस क्या है, तो बांस एक प्रकार की घास होती है, घास। बांस क्या है, तो बांस एक घास है, इतना याद रखना है। किरनापुर औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है, बालाघाट में है। एक औद्योगिक विकास केंद्र है, किरनापुर नाम की तहसील भी है, वहीं पे एक औद्योगिक विकास केंद्र बनाया गया, किरनापुर औद्योगिक विकास केंद्र बालाघाट में। अगला है रामपायली का मेला, चंदन नदी के किनारे लगता है दोस्तों। रामपायली नाम से पता चल रहा है, राम और पायली, राम यानी राम भगवान, और पायली का मतलब उनके पैर, पायली का मतलब उनके पैर, है ना। तो क्या हुआ है यहाँ पे, क्या है, रामपायली में श्री राम के पद चिन्ह है दोस्तों। श्री राम के पद चिन्ह है, श्री राम के पद चिन्ह है। वहाँ पे एक मंदिर भी है राम भगवान का, है ना। तो राम भगवान का मंदिर है, राम पद चिन्ह से ही नाम निकला है, राम, और पायली से हो गया पैर के निशान, है ना। तो ये तो राम पायली में वहीं पे एक चंदन नदी के किनारे है वो मंदिर, और वहीं पे मेला लगता है, थोड़ा फेमस हो गया, जिसका नाम है राम पायली का मेला। क्वेश्चन आ सकता है, राम पायली का मेला कहाँ पर है, चंदन नदी पे, है ना। चंदन नदी के किनारे लगता है।
प्रमुख आकर्षण स्थल देखेंगे तो लांजी का किला है इंपॉर्टेंट, कहाँ पे, बालाहाट में। क्वेश्चन ऐसे ही आता है लांजी का किला कहाँ पर है। दूसरा है गांगुलपारा जलप्रपात दोस्तों, गांगुलपारा जलप्रपात। तो एक गांगुलपारा डैम बना हुआ है, एक डैम है ना, डैम बना हुआ है। वो डैम से ही पहाड़ियों का पानी संगरता है कहाँ पे, डैम में। और जब पहाड़ियों से पानी झरता गिरता हुआ दिखाई देता है तो बिल्कुल जलप्रपात टाइप का दिखता है, इसलिए उसका नाम है गांगुलपारा डैम और झरना। गांगुलपारा डैम या गांगुलपारा झरना, उसी को गांगुलपारा जलप्रपात कहते हैं। ये कहाँ पर है, पहाड़ियों का पानी आता है, वो नदी वदी में नहीं है कोई, है ना। तो बस इतना ही है। गांगुलपारा जलप्रपात पूछेगा कहाँ पर है तो अपना बालाहाट लगा देना है, सोचना नहीं है। बालाहाट से इतनी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट काम की बताया मैं, इसके अलावा आपको तो दूसरा पढ़ना ही है। अब इसी लेक्चर में डिंडोरी जिले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिंडोरी जिला जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ है। मैप देखना आप, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगा हुआ है। डिंडोरी जिले की सीमा पूर्व में शहडोल जिले से, है ना, पश्चिम में मंडला जिले से, उत्तर में उमरिया जिले से और दक्षिण में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से लगी हुई है इसकी सीमा। डिंडोरी जिले का गठन जो है वो 25 मई 1998 को किया गया था, है ना। 1998 को मंडला जिले से अलग करके किया गया था। देखो लिखा हुआ है डिंडोरी जिले का गठन 25 मई 1998 को मंडला जिले से अलग करके किया गया था, मंडला से अलग हुआ था। अगला फैक्ट है डिंडोरी जो है 2008 से लेकर 2012 तक 2008 से लेकर 2012 तक शहडोल संभाग में शामिल था दोस्तों, है ना। शहडोल संभाग का गठन किया गया था, शहडोल संभाग का गठन किया गया था 14 जून 2008 को। तो जब शहडोल संभाग का गठन करा गया था तो डिंडोरी को शहडोल में मिला लिया गया था कि बोले तू मेरे साथ रहे, है ना। तो ऐसा था। तो 2008 से 2012 तक शहडोल संभाग के में शामिल था। फिर 2012 में फिर से जबलपुर संभाग में शामिल हो गया। तो पहले भी जबलपुर संभाग में ही था, लेकिन फिर शहडोल का गठन हुआ था तो उसने बोला तू मेरे पास रह करके, लेकिन फिर उसने वापस जबलपुर को दे दिया। तो ये फिर वापस इसके पास, पुराने दोस्त के पास चले गया, ना जबलपुर के पास, है ना। तो 2012 में यह जबलपुर संभाग में शामिल हो गया और वर्तमान में जबलपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। आगे समझ। मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, मात्र 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है इस जिले में। इतना कम जनसंख्या घनत्व है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को कि मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है दोस्तों, ये है डिंडोरी और 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी याद रखना है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछा, ये तो न्यूनतम है, सर्वाधिक वाला पूछा तो भोपाल है, याद रखना है। भोपाल है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। अगला फैक्ट है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसे दूधवा पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, 0.27 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। इतना छोटा है ये, इतना छोटा है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर 40 मिलियन से 1050 मिलियन वर्ष पुराने पौधों के जीवाश्म रखे गए हैं, जीवाश्म रखे गए हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो डिंडोरी में है, जो डिंडोरी में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। आगे समझ में? और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से? बस इतना ही। इसको दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको दूधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इतना याद रखना है ना। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसको, दूधवा नाम से प्रचलित है ये, बस। अगला है डिंडोरी में पर्यटन स्थल है एक देवनाला नामक एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। देवनाला, है ना, देवनाला वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल है, सुंदर सा, छोटा है काफ़ी लेकिन सुंदर सा है वाटरफॉल ये। बस इतना ही याद रखना है। कहाँ पे पूछा जा सकता है? डिंडोरी जिले में। देवनाला वाटरफॉल कहाँ है? डिंडोरी जिले में। अगला है दागोना यानी दागोना वाटरफॉल। दागोना वाटरफॉल ये भी डिंडोरी में है दोस्तों, है ना, डिंडोरी में है ये भी वाटरफॉल। वहाँ पे एक छोटी नदी है जिसका नाम है, क्या तो नाम है नदी का, क्या नाम है बता रहा हूँ, बुड़नेर नदी का पानी जब पत्थरों के ऊपर से जाता है, चट्टानों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर से जाता है तो जलप्रपात के रूप में दिखता है। तो बुड़नेर
नदी है वहाँ पे, बुढ़नेर नदी पर बना हुआ है एक प्रकार का। तो ये दो वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है, देवनाला और दागुना जलप्रपात डिंडोरी में है, याद रखना है। डिंडोरी जिले का लिंग अनुपात की दृष्टि से चौथा स्थान है दोस्तों। तो आपको जानकारी के लिए बता दिया मथाजाई मैंने। बालाघाट मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले में सबसे पहले नाम आता है बालाघाट का। 1000 कितना है, 1021 है ना। उसके बाद दूसरे नंबर में सर्वाधिक लिंग अनुपात है अलीराजपुर में। तीसरे नंबर में सर्वाधिक लिंग अनुपात है मंडला में। चौथे नंबर में सर्वाधिक लिंग अनुपात है डिंडोरी में। तो वही तो बोला है यहाँ फैक्ट में, क्या बोला है, डिंडोरी जिला का लिंग अनुपात की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। तो ये बालाघाट पहला, अलीराजपुर दूसरा, मंडला तीसरा और डिंडोरी चौथा स्थान पर है। आगे समझ, डिंडोरी का इतना है 1002। अगला है करो पानी हिरण पार्क, डिंडोरी में है। करो पानी नाम का एक हिरण पार्क है वहाँ पे, है ना, हिरण पार्क है। तो क्या है ये करो पानी प्राकृतिक हिरण पार्क, वहाँ प्राकृतिक हिरण पार्क बन गया है और बेजे सारे हिरण देखने को मिलते हैं, बहुत हिरण दिखाई देते हैं, लोग घूमने जाते हैं, तो उसको हिरण पार्क ही बना दिया गया है। तो करो पानी हिरण पार्क, है ना, करो पानी हिरण पार्क, KARO, करो पानी हिरण पार्क पूछेगा कहाँ है, डिंडोरी में। अगला है डिंडोरी जिले की रेखा दराम। रेखा दराम नाम नहीं है उसका, यहाँ गलत छप गया है, उसका नाम है रेखा पदराम, रेखा पदराम, पंदराम है, पंदराम, यहाँ बिंदु लगी, पंदराम, रेखा पंदराम, है ना। तो डिंडोरी जिले की रेखा पंदराम न्यूयॉर्क गई दोस्तों और यूएनओ में भाषण दी है, क्योंकि यूएनओ का मुख्यालय तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वहीं तो है, न्यूयॉर्क में, है कि नहीं। तो डिंडोरी की रेखा पंदराम न्यूयॉर्क में भाषण दी इसने। और भाषण में क्या दी, तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति और खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में ग्रामीण और स्थानीय महिलाओं की भूमिका के बारे में इन्होंने वहाँ पे भाषण दिया था। और पंदराम ने खाद्य उत्पादन की कमी, खाद्य सुरक्षा, महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान, उनके स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे और महिलाओं और बच्चों के पोषण पर सराहनीय काम किया इन्होंने। और इन्हें महासंघ को प्रतिष्ठान, यानी इनको उस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये सब याद रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है, रेखा पंदराम संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दी, वहाँ की थी, डिंडोरी की थी। अगला है दुर्गाबाई व्याम, डिंडोरी जिले की दिग्गज गोंडी चित्रकार, प्रसिद्ध कलाकार दुर्गाबाई व्याम को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो दुर्गाबाई व्याम एक भारतीय कलाकार हैं जो गोंड परंपरा में काम करती है, गोंड परंपरा में काम करती है दोस्तों, है ना, काम करती हैं। तो इन्हें 2022 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। तो ये आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। दुर्गाबाई व्याम कौन है, तो गोंडी चित्रकला से संबंधित है, गोंडी चित्रकला से संबंधित है। 2022 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला है। एक और देखते हैं, डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह ध्रुवे डिंडोरी जिले के एक लोक नर्तक और सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड शिक्षक है, जो बैगा लोकगीत और नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रसिद्ध है। परधौनी नृत्य दोस्तों क्या है ये इनका, परधौनी नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है इनको। परधौनी नृत्य जो है ये बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। परधौनी नृत्य के लिए विशेष, इन्हें 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2022 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए अर्जुन सिंह ध्रुवे को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है ना। तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। बस इतना याद रखना। क्वेश्चन आ सकता है, अर्जुन सिंह ध्रुवे कौन सा नृत्य करते हैं, परधौनी नृत्य, इतना याद रखें। और कब मिला ये याद रखना है। तो डिंडोरी जिले से इतनी काम की चीजें थी जो मैंने देने की कोशिश किया। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिले हमने डिस्कस कर लिए हैं। ऐसा करके परीक्षा धाम की बुक में जितने भी जिले दिए हुए हैं वो सारे जिले डिस्कस कर लिए हैं हमने। तो हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आएगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।